नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 21 नवंबर, तो आज का मुख्य विचार है कि शिक्षा शिक्षा वो शास्त्र है जिसका प्रभाव इस बात पर आश्रित करता है कि शिक्षा दे कौन रहा है और किसको दे रहा है और कैसी दे रहा है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 21 नवंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सामाजिक जानकारियों के बारे में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हर दिन हर नया विचार, नई जानकारी आप तक पहुंचती है। तो 21 नवंबर 1694 में पश्चिम के गौतम बुद्ध वॉल्टेयर का जन्म हुआ था। 21 नवंबर 1962 में भारत चीन की लड़ाई जो थी, युद्ध था जो, वो 1 महीने के बाद बंद हुआ। 21 नवंबर 1947 में देश की पहली डाक टिकट जारी हुई। 21 नवंबर 1970 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सीवी रमन का देहांत हुआ। तो ये थे आज के विशेष दिनों के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं 21 नवंबर के विश्व टेलीविज़न दिवस के ऊपर, जो कि 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस की ओर से 1996 से ये टेलीविज़न दिवस जो था, इसको मनाना शुरू किया। तो वर्तमान समय में इस टेलीविज़न जो है वो हर किसी की ज़रूरत बन चुका है। तो इसके बिना हर किसी को रहना जो है वो असंभव लगता है। तो इसके बिना जिंदगी भी अधूरी लगती है। किसी भी समय दुनिया में हर घटित घटना तुरंत और साथ साथ दिखाई जाती है टेलीविज़न के ऊपर। लेकिन काफ़ी सारे जो चैनल हैं वो एक बिजनेस, एक व्यापारिक वो धंधा बनाकर चलाए जा रहे हैं। तो जो लोगों की काफ़ी आर्थिक जो लूट है वो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जहाँ इसके कुछ फ़ायदे हैं तो इसका नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर अश्लील, गैर वैज्ञानिक, अंधविश्वासी और जैसे सुबह होते ही उसके ऊपर तांत्रिक, ज्योतिषी और लोग बैठे हैं जो लोगों को वैज्ञानिक के इस आविष्कार का दुरुपयोग करते हुए कंप्यूटर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से राशिफल के चक्रों में डालते हैं और कमाई करते हैं। तो बहुत सारे जो अब तो कुछ कम हो गए, लेकिन पहले एक बहुत ये चला था कि टीवी के ऊपर बहुत सारे जैसे रुद्राक्ष और ये सुरक्षा कवच, मुंदरियाँ, लॉकेट बहुत बड़े पैमाने पे इसका प्रचार किया गया और इनको दैवी शक्तियों के साथ जोड़ करके और हर समस्या का समाधान बताकर इनको बेचा गया लोगों के अंदर, और करोड़ों रुपया लोगों की जेब से निकलवा लिया गया, इसका दुरुपयोग करते हुए विज्ञान की इस आविष्कार का। तो अब भी ये निरंतर जारी है।
तो अब भी ऐसा इसके ऊपर चलता है। तो कुछ ऐसे कार्टून या कुछ ऐसी ऐड जो आती है उसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ों की जो ऐड आती है, तो उसके पीछे भी उनकी जो सोचन शक्ति है, विशेष तौर पे बच्चों की जो सोचन शक्ति है, उसको बिल्कुल कंडम किया जा रहा है। तो हर दिन दिखाए जा रहे टीवी सीरियल और उनके चरित्र जो है वो समाज की सेहत पर एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। तो समाज एक इस चरित्र के साथ या उन पात्रों के साथ जो उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसमें वो मानसिक और भावनात्मक तौर के रूप में वो जो है दर्शक है जो वो जुड़े होते हैं उसमें। तो अगर पात्र रोता है तो वो रोते हैं, अगर वो हंसता है तो उसको हंसते हैं। यानी कि वो पूरी तरह अपनी मानसिक जो है सोच जो है वो उनके जो अंडर वो कर चुके हैं, जो उसके दर्शक हैं जो उस टीवी पे। तो वो अपना दुख सुख माने या ना माने, लेकिन उसमें जो भूमिका अदा कर रहे टीवी सीरियलों में या और किसी फिल्मों में या और कहीं पे और भी जो है वो कर रहे हैं, तो उनकी एक जो कि सिर्फ वो अभिनय कर रहे होते हैं, रियली जिंदगी में वो नहीं होते, वो सिर्फ एक कैमरे के आगे अभिनय कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में वो एक दुख या सुख की एक भावना को भरते हैं, जो कि मनुष्य की अपनी नहीं होती और बिना वजह वो उससे प्रभावित होते हैं, जो मनुष्य की ज़िंदगी के लिए काफ़ी जो जो काफ़ी बुरा है। तो इसका जो दूसरी तरफ आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और जैसे ही उन दुख या सुख हमारी ज़िंदगी में आता है, अगर दुख हमारी ज़िंदगी में आता है तो दुख के साथ हमारी जो शारीरिक ऊर्जा है वो कम हो जाती है। लेकिन टीवी के ऊपर चलते हुए उन सीरियलों को देखते हुए समाज की जो ऊर्जा है, एक उस नकली पात्रों को देखते हुए वो उनकी ऊर्जा वो अपने कम कर देते हैं, जिसके साथ सिर दर्द, तनाव, डिप्रेशन और भी बहुत सारी बीमारियां उसमें उत्पन्न होती है। तो रहस्यमयी जो की तरह दिखाया जाता है, पेश किया जाता है, तो जो उसका संगीत है वो भी जो हमारे दिल की धड़कन है उसको बढ़ा देता है, बीपी भी जो हाई कर देता है। तो ये बहुत प्रभावित कर रहा है मनुष्य की ज़िंदगी को। अगर इसमें के ऊपर वैज्ञानिक अच्छे और बढ़िया जो वस्तुएं प्रस्तुत की जाए, बढ़िया सीरियल प्रस्तुत किए जाए, सामाजिक वैज्ञानिक के आधार पर अगर प्रस्तुत किया जाए तो लोगों में एक समझ पैदा होगी। लेकिन ये तो क्योंकि एक बिजनेस अदारे बन चुके हैं, तो ऐसी ही चीज़ें जो है समाज में परोसते हैं जो समाज के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रही है। तो ये था टीवी देश के बारे में। अब बात करते हैं एक विद्वान वाल्टेयर। तो वाल्टेयर का जो जन्म है 1694 को फ्रांस में हुआ था। तो एडवर्ड आर्नल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का एक प्रकाश कहा था, और दुनिया के ईमानदार और समझदार लोगों ने वाल्टेयर को 18वीं शताब्दी का एक प्रकाश मूर्ति कहा है। तो वाल्टेयर की माता जो थी वो उनको 7 वर्ष की आयु में ही उसको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। तो पिता और बड़े भाई ने, जैनी ने उनको उनकी परवरिश की, लेकिन उनका जो पिता और भाई थे वो जैनी विचारों के थे,
जैन मत के थे वो। तो वॉल्टेयर की उनके साथ बात नहीं बनी, तो वो उच्च शिक्षा के लिए पेरिस के कॉलेज में जाकर उन्होंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया और उन्होंने लुइस 14वीं की एक कहानी पढ़ी और उस समय फ्रांस की जो बिगड़ती हुई ज़्यादा स्थिति थी उनको देखा उन्होंने, और वो बचपन से ही काफ़ी समझदार और तेज तर्रार और वो एक व्यंग्यकार निडर व्यक्ति था, बच्चा था वो। तो एक बार देश के लुइस 15 के, जो लुइस 15 के मतलब जो राजा था, रीजेंट का उन्होंने मजाक उड़ाया, जिसके लिए उनको 1 वर्ष तक दंड मिला और उसको सजा काटनी पड़ी। तो 1718 में उसके लिखे कुछ नाटक, जो एक काव्य नाटक था उसका, ओपीडियस की त्रासदी, तो उसने उसको बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कर दिया, तो वो बहुत लोकप्रिय हो गया। तो बादशाह हेनरी चौथे के जीवन के ऊपर महाकाव्य लिखने के कारण उनको फ्रांस का जो था वो दरबारी बना लिया गया, वो दरबारी बन गया। मगर उसको ये जो लिखने का, व्यंग लिखने का जो कारण, तो उसको राजे की नाराज़गी जो थी वो झेलनी पड़ी और उसकी नाराज़गी के कारण उसको फ्रांस छोड़कर लंदन जाना पड़ा। तो उन्होंने न्यूटन को विज्ञान का प्रकाश और जॉन लॉक को जन्म कल्याण राज्य का निर्माण करने वाला बताया उन्होंने। तो उन्होंने फ्रांस में और स्विट्जरलैंड में, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सरहद के दोनों तरफ उन्होंने अपनी जमीन खरीदी। तो क्योंकि वो एक विद्रोही लेखक था, विद्रोही स्वभाव का वो था, तो वो जहाँ उस समय के जो राजे महाराजे जो थे वहाँ के फ्रांस के या स्विट्जरलैंड के जो भी थे, तो उनके खिलाफ, जो वो लोगों के खिलाफ अत्याचार करते थे, तो वो उनके खिलाफ लिखता था, जिसके लिए उनको बार बार भागना पड़ता था। तो उन्होंने फ्रांस और स्विट्जरलैंड की जो सरहद थी बीच में, तो उसकी दोनों तरफ उन्होंने ज़मीन खरीदी। तो अगर फ्रांस वाले उसको पकड़ने के लिए आते तो वो स्विट्जरलैंड चला जाता, और अगर स्विट्जरलैंड वाले पकड़ने आते तो वो फ्रांस वाले की तरफ चला जाता। तो इस तरह उन्होंने राजाओं के अत्याचार और कट्टर धार्मिक लोगों के पास से उन्हें काफ़ी जो था यातनाएं, या उसे दिक्कतें उसे झेलनी पड़ी। तो वो सभी आयु धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लड़ता और लिखता रहा। तो 1778 में वो 84 वर्ष की आयु में इस संसार को अलविदा कह गया, हमेशा के लिए वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, और उसको आज भी यूरोप का गौतम बुद्ध कहा जाता है। तो ये था दोस्तों आज का विचार, और इसके बारे में जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही और नए विचार के साथ, तब तक नमस्कार।